हर दिन हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए, बिना आवाज उठाए दूसरों को अपनी बात मानने पर मजबूर कैसे कर देते हैं? कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं, कुछ लोग कुछ ही शब्दों में सामने वाले की सोच मोड़ देते हैं, और कुछ सिर्फ अपनी मौजूदगी से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये है मनुष्य को समझने की कला, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इस कला में धोखा नहीं, इसमें समझ है, इसमें कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन है, और इसमें फोर्स नहीं, साइकोलॉजी है। आज की इस जर्नी में हम सीखेंगे कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, और कैसे आप बिना किसी दबाव के सिर्फ सही शब्दों और सही टाइमिंग के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आइए अपने आप को तैयार कीजिए उस शक्ति के लिए जो आपकी कम्युनिकेशन बदल देगी, आपके रिश्ते मजबूत करेगी और आपकी पर्सनैलिटी को एक नए लेवल पर ले जाएगी। वेलकम टू लोगों को कंट्रोल करना सीखो, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। लेट्स बिगिन। पार्ट 1, मनुष्य को समझने की कला। मनुष्य को समझने की कला असल में मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। अगर आप किसी को समझ ही नहीं पाए तो आप न उसके दिमाग तक पहुंच पाएंगे, न उसके दिल तक। हर इंसान बाहर से जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लोग मुस्कुराते रहते हैं पर अंदर परेशान होते हैं। लोग मजबूत दिखते हैं पर अंदर से बहुत फ्रेजाइल होते हैं। लोग शांत रहते हैं पर उनके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। किसी को समझने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसकी बात सुन ले। किसी को समझने का असली मतलब है उसके मन की भाषा को पढ़ लेना, उसकी भावनाओं को महसूस कर लेना और ये जान लेना कि वो किस चीज से चलता है और किस चीज से टूटता है। हर इंसान की कोई न कोई चाबी होती है। किसी की चाबी है तारीफ, किसी की सम्मान, किसी की ध्यान, किसी की सुरक्षा, किसी की प्यार और किसी की मान्यता, वैलिडेशन। जब आप ये चाबी ढूंढ लेते हैं तब आप उस व्यक्ति पर बिना जोर लगाए भी असर डाल सकते हैं, क्योंकि इंसान उस दिशा में सबसे आसानी से चलता है जहां उसकी भावनाएं उसे खींचती है। मनुष्य को समझने की कला का सबसे बड़ा हिस्सा है यह पहचान लेना कि सामने वाला किस इमोशन से काम कर रहा है। डर से, गुस्से से, दुख से, लालच से या खुशी से। जैसे ही आप उसकी भावनाओं का स्रोत पहचानते हैं वैसे ही आप उसकी सोच और फैसलों को समझने लगते हैं। लोग दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है। लोग दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे उनके मन की अवस्था है। अगर किसी के भीतर इनसिक्योरिटी है तो वो हर चीज में खतरा देखेगा। अगर कोई खुश है तो छोटी छोटी बातों में भी अच्छाई देखेगा। अगर कोई डर में जीता है तो फैसले हमेशा बचकर लेगा। इसलिए किसी इंसान के वर्ड्स नहीं, उसकी फीलिंग समझे, उसकी आवाज का टोन सुने, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें, उसके बोलने और रुकने के बीच की खामोशी को सुने। धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि इंसान क्यों वो कर रहा है जो वो कर रहा है। और जब आप किसी के क्यों को समझ लेते हैं तो कैसे असर डालें ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य को समझना असल में एक तरह से उसकी दुनिया में कदम रखना है। उसकी सोच, उसका डर, उसकी उम्मीदें सबको महसूस करना है। जब आप किसी को जेन्युइनली समझते हैं तो वो व्यक्ति आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनता है, आपकी प्रेजेंस को सीरियसली लेता है और आपकी एडवाइस को इंपॉर्टेंस देता है। लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जो उन्हें समझता है। लोग उस इंसान को ट्रस्ट करते हैं जो उनकी बातों की गहराई को पकड़ लेता है। और लोग उसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं जो उनके दिल के दरवाजों को धीरे धीरे खोलना जानता है। मनुष्य को समझने की कला में कोई ट्रिक नहीं है। ये पूरी तरह से सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ध्यान और थोड़ा इमोशन रीडिंग। जब आप किसी इंसान को दिल से समझ लेते हैं तब इन्फ्लुएंस करना कठिन नहीं रहता,
क्योंकि एक बार इंसान महसूस कर ले कि ये व्यक्ति मुझे समझता है, तो वो अपने आप आपकी ओर खिंच जाता है। यही इस कला की असली ताकत है और यहीं से मैनिपुलेशन का असली खेल शुरू होता है। बिना बोझ डाले, बिना फोर्स किए, सिर्फ समझ के आधार पर लोगों को सही दिशा में ले जाना। पार्ट 2, व्यवहार को पढ़ने की कला। मनुष्य का व्यवहार पढ़ना एक ऐसी कला है जिसे समझने के बाद आप किसी भी भीड़ में, किसी भी बातचीत में और किसी भी रिश्ते में अंदर तक देख सकते हैं। बाहर से जो दिखता है वो अक्सर असली नहीं होता। लोग जैसा बोलते हैं वैसा सोचते नहीं। लोग जैसी मुस्कान दिखाते हैं वैसी दुनिया उनके भीतर नहीं होती। और लोग जो कहते हैं वो अक्सर उनके दिल की आवाज नहीं होती, बल्कि समाज की आदत होती है। इसलिए व्यवहार पढ़ना दरअसल लोगों की सतह नहीं, उनकी गहराई देखना है। जब आप किसी इंसान को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको उसके शब्द नहीं, उसके शब्दों के पीछे की ऊर्जा महसूस करनी होती है। ये कला वही समझ पाता है जो ध्यान से देखता है, धीरे से सुनता है और जल्दी निर्णय नहीं करता। क्योंकि असली व्यवहार आवाज नहीं करता, वो संकेत देता है। संकेत कभी आंखों में होते हैं, कभी हाथों में, कभी चुप्पी में और कभी उन छोटी छोटी बातों में जो सामान्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है। कोई ज्यादा बोलता है क्योंकि वो सुना नहीं गया होता। कोई कम बोलता है क्योंकि वो डरता है कि उसकी बातों को कोई गलत समझ लेगा। कोई हंसता है ताकि उसके दर्द पर पर्दा पड़ा रहे। कोई गुस्सा करता है ताकि उसकी कमजोरी छुपी रहे। और कोई बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि वह अपनी दुनिया में खो जाना चाहता है। जब आप व्यवहार को पढ़ते हैं तो आप व्यक्ति के ऊपर चढ़े मुखौटे को हटाते नहीं, बल्कि उसके पीछे झांकना सीखते हैं। इंसान की चाल, उसके कदम, उसके बैठने का तरीका, उसकी आंखों की दिशा, उसके शब्दों का वजन, सब कुछ उसके मानसिक संसार का खुला दरवाजा होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार नीचे देखता है तो वो भीतर की लड़ाई में फंसा होता है। शायद शर्म, शायद असुरक्षा या शायद अपराध बोध। जब कोई व्यक्ति लगातार ऊपर देखता है तो वो कल्पना में होता है, एक ऐसी दुनिया में जो वो बनाना चाहता है। और जब कोई आपको सीधा देखता है, आंखों में देखते हुए बात करता है, तो वह या तो बहुत सच्चा होता है या बहुत सीख चुका होता है कि सामने वाले को कैसे प्रभावित किया जाए। व्यवहार पढ़ने की कला ये कहती है कि किसी एक प्रतिक्रिया पर फैसला मत करो। इंसान एक पल में गुस्सा कर सकता है और अगले ही पल रो सकता है, एक पल में मुस्कुरा सकता है, जबकि दिल में तूफान चल रहा हो। इसलिए किसी भी व्यक्ति के एक दो जेस्चर्स देखकर उसके बारे में राय बनाना गलत है। असली समझदारी तब आती है जब आप उस व्यक्ति का दैनिक पैटर्न पकड़ते हैं, यानी वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे फैसले लेता है, किस बात पर मुस्कुराता है, किस बात पर चुप होता है और किस चीज से दूर भागता है। कभी कभी व्यवहार शब्दों से भी ज्यादा बोलता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं होती, उसके कंधे गिरे हुए होते हैं, उसकी आवाज भारी होती है, तो समझ लीजिए कि वो ठीक नहीं है। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज की सच्चाई है जो उसके झूठे शब्दों से ज्यादा साफ बोलती है। इसी तरह अगर कोई कहता है कि वो किसी बात से परेशान नहीं है, लेकिन बातचीत से बचता है, अचानक चुप हो जाता है या माहौल बदल देता है, तो उसकी चुप्पी का मतलब उसके शब्दों से बड़ा होता है। व्यवहार पढ़ते समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर वही दिखाते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। असली व्यवहार तब दिखता है जब व्यक्ति खुले माहौल में हो, सहज हो और उसे डर न हो कि उसकी असलियत पकड़ी जाएगी। इसलिए किसी व्यक्ति का व्यवहार सबसे ज्यादा समझ तब आता है जब वो आराम में हो, किसी दबाव में न हो और उसे लगे कि कोई उसे जज नहीं करेगा। जब कोई इंसान रिलैक्स होता है तो वो अपनी असली जेस्चर्स दिखाता है, कैसे बैठता है, कैसे हंसता है, कैसे बोलता है और कैसे सोचता है। इंसान का व्यवहार उसकी भावनाओं का आईना होता है।
अगर कोई धीमे बोलता है तो उसका मन गहराई में सोचता है। अगर कोई तेज बोलता है तो वह या तो आत्मविश्वासी होता है या भीतर डर छुपा रहा होता है। अगर कोई आपकी आंखों में कम देखता है तो वो शायद हिचकिचाता है। अगर कोई आपको अनदेखा करता है तो वो शायद आपको महत्व नहीं देता, या कभी कभी वो आपको जांच रहा होता है। लेकिन ये सब तभी समझ आता है जब आप काम होकर देखते हैं, बिना निर्णय लिए, सिर्फ अवलोकन करते हुए। एक और खास बात, व्यवहार हमेशा परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति घर में खुश हो सकता है पर ऑफिस में दबा हुआ महसूस कर सकता है। कोई दोस्ती में खुला हो सकता है पर रिश्ते में उलझा हुआ। इसलिए व्यवहार कभी स्थायी नहीं होता, वो सदैव बदलता रहता है। इसी बदलाव को पकड़कर आप समझ पाते हैं कि व्यक्ति किस अवस्था से गुजर रहा है। ये कला धीरे धीरे आती है, तभी आती है जब आप खुद शांत और स्थिर निगाह के मालिक हो। भाषा केवल शब्दों की चीज नहीं है, भाषा शरीर की भी होती है, चेहरे की भी होती है, आहों की भी होती है और रुकावटों की भी होती है। किसी की लंबी सांसें बताती है कि वो थक गया है, शरीर नहीं, मन। किसी की तेज हंसी बताती है कि वो अपने अंदर की बेचैनी को हंसी में बदल रहा है। किसी की खामोशी ये कहती है कि उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विश्वास कम है। व्यवहार पढ़ने की कला आपको ये भी सिखाती है कि इंसान वही दिखाता है जो वो खुद देखना चाहता है। अगर कोई खुद को मजबूत दिखाता है तो शायद वो भीतर से कमजोर होता है। अगर कोई खुद को बहुत खुश दिखाता है तो शायद वो भीतर खाली महसूस करता है। और अगर कोई हर बात पर गुस्सा करता है तो वो अपने अंदर की चोट को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि जहां चोट होती है वहां गुस्सा पैदा होता है। इसलिए व्यवहार को देखकर कभी भी व्यक्ति को दोषी मत मानिए। पहले समझिए कि उसका व्यवहार किस घाव या किस खुशी से निकल रहा है। एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यवहार कभी अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है। अगर कोई अचानक बहुत शांत हो जाए, अचानक बहुत खुश दिखे, अचानक अत्यधिक बातूनी हो जाए या अचानक दूरी बनाने लगे, तो समझ जाइए कि उसके जीवन में कुछ बड़ा चल रहा है। ये बदलाव हमेशा किसी गहरी वजह का संकेत होता है। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि व्यवहार बस कर्म नहीं, बल्कि मन की पेंटिंग है। व्यक्ति जैसा महसूस करता है, वैसा दिखता है, वैसा चलता है, वैसा बोलता है। आपको सिर्फ उस पेंटिंग के रंग पढ़ने हैं। इंसानों का मन हमेशा संकेत देता है, खुलकर, चुपचाप, लगातार। और जो इंसान संकेतों को समझ लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी अकेला नहीं पड़ता और कभी गलत इंसान को अपना समय नहीं देता। व्यवहार पढ़ना मतलब ये समझना कि व्यक्ति क्या कह रहा है, उससे भी ज्यादा वो क्या छुपा रहा है। ये समझना कि उसकी मुस्कान में खुशी है या दर्द, उसकी चुप्पी में शांति है या संघर्ष, उसकी बातों में सत्य है या घबराहट, उसके कदमों में भरोसा है या डर, और उसके चेहरे में सच्चाई है या एक अच्छा सा बनाया हुआ मुखौटा। धीरे धीरे आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां लोग आपसे कुछ नहीं छुपा पाते, क्योंकि आप उनके शब्द नहीं, उनके मन को सुनते हैं। यही व्यवहार पढ़ने की असली कला है। बिना पूछे समझ जाना कि सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है। और जब आप ये समझने लगते हैं तब आप न सिर्फ लोगों को पढ़ पाते हैं बल्कि उन्हें बदल भी पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति को भावनात्मक सहारा चाहिए, किसे सुरक्षा चाहिए, किसे सम्मान चाहिए, किसे दिशा चाहिए और किसे बस ये यकीन चाहिए कि कोई उसे समझ रहा है। यही वो कला है जो संबंधों को मजबूत करती है, बातचीत को गहराई देती है और आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती है जिसे लोग सुनना, मानना और फॉलो करना पसंद करते हैं। पार्ट 3, इन्फ्लुएंस की तकनीकें। किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना तभी संभव है जब आप उसके सोचने के तरीके को समझ लें। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मजबूर कर दें या धोखे से उसकी सोच बदल दें। इन्फ्लुएंस का असली अर्थ है किसी के दिमाग में वो बीज बो देना जो समय के साथ खुद ही उगकर एक दिशा बना दे। इन्फ्लुएंस बहुत सटल होता है।
अक्सर सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसकी सोच किस मोड़ पर मुड़ गई और किसने उसे मोड़ा। हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है, उसकी मान्यताएं, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी इच्छाएं, उसका प्राइड, उसके एक्सपीरियंसेस। इन्फ्लुएंस तब काम करता है जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। इन्फ्लुएंस एक डायलॉग नहीं, एक कनेक्शन है। अगर कनेक्शन गहरा होगा, इन्फ्लुएंस भी उतना ही गहरा होगा। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग सिर्फ बोलकर नहीं, अपनी मौजूदगी से भी असर डालते हैं। वे कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं, सामने वाला उसे दिल से सुनता है। ये कोई जादू नहीं है, ये इन्फ्लुएंस की शक्ति है जो कुछ खास तकनीकों पर आधारित होती है। ये तकनीकें किसी को मैनिपुलेट करने के लिए बुरी दिशा में भी इस्तेमाल हो सकती है, पर उनकी असली शक्ति तभी आती है जब उन्हें समझदारी और सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इन्फ्लुएंस की पहली और सबसे गहरी तकनीक है सामने वाले की भावनाओं को समझना और उसी भावनात्मक लहर पर अपने शब्दों को रखना। लोग लॉजिक कम समझते हैं और इमोशन ज्यादा। अगर आप किसी व्यक्ति की भावनात्मक लहर पकड़ लेते हैं, वो क्या महसूस कर रहा है, वो किस चीज से जुड़ता है, किस बात से ट्रिगर होता है, तो आप उसके दिमाग में पहले ही आधा असर डाल चुके होते हैं। किसी व्यक्ति के दिल से निकली हुई बात उसके फैसलों का रास्ता बदल देती है और इन्फ्लुएंस का खेल दिल से ही शुरू होता है। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि आप उसे समझते हैं, उसकी भावनाएं आपके लिए मायने रखती हैं, तब आपकी हर बात उसकी सोच पर असर डालने लगती है। इन्फ्लुएंस की दूसरी गहरी पर अदृश्य तकनीक है रिफ्लेक्शन। इंसान अक्सर उसी के प्रति आकर्षित होता है जो उसकी तरह होता है। लोग अपने विचारों, अपनी आदतों और अपनी एनर्जी को दूसरों में ढूंढते हैं। जब आप सामने वाले के टोन, बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स को हल्के से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति सबकॉन्शियसली आपको अपनों में गिनने लगता है। उसे आप पर एक अनजाना भरोसा होने लगता है। ये भरोसा दिखता नहीं, पर बहुत गहराई से काम करता है। इन्फ्लुएंस हमेशा लाउड नहीं होता। कई बार इन्फ्लुएंस चुप रहकर भी किया जा सकता है। लोगों को बोलने दीजिए, सुनने दीजिए। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो वो आपकी उपस्थिति को महत्व देता है। वो सोचता है कि आपने उसे समझा है। ये सोचते ही वो भावनात्मक रूप से खुल जाता है, और जब कोई खुल जाता है तो इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया आसान हो जाती है। चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालती है। चुप्पी के अंदर एक गहराई होती है जिसमें सामने वाला खुद ही गिर जाता है और अपने विचार आपको सौंप देता है। इन्फ्लुएंस की एक बहुत सटल तकनीक टाइमिंग है। वही बात अगर गलत समय पर कही जाए तो वो असर नहीं करती, पर वही बात सही समय पर कही जाए तो वो सुनने वाले की पूरी सोच मोड़ देती है। इन्फ्लुएंस में टाइमिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि मैसेज। सामने वाले के मूड, माइंडसेट और उसके करंट इमोशनल लेवल को समझना जरूरी है। कभी कभी लोग ओपन होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, और उसी समय कही गई बात सीधे दिल तक उतर जाती है। इन्फ्लुएंस का जादू टाइमिंग में छिपा है। कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। इन्फ्लुएंस की एक और गहरी तकनीक है कॉन्फिडेंस। लोगों को नेचुरली उन व्यक्तियों पर भरोसा होता है जो दृढ़ता से बोलते हैं, जिनकी आवाज में एक स्थिरता होती है, जिनके चेहरे पर एक क्लैरिटी दिखती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ शब्दों में नहीं होता। कॉन्फिडेंस दिखता है आंखों में, पोस्चर में, ब्रीदिंग में। अगर आप अनसर्टेन लगते हैं तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है, लेकिन अगर आप स्थिर और स्पष्ट होते हैं तो लोग आपकी बातों को वेट देते हैं। कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंस की बैकबोन है, क्योंकि लोग अक्सर उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। इन्फ्लुएंस की कला में यह भी आता है कि आप सामने वाले को महसूस कराएं कि आपका विचार उसी का विचार है। सबसे मजबूत इन्फ्लुएंस वो है जो इंसान को ऑनरशिप देता है। उसे लगे कि उसने खुद फैसला लिया है, आपने नहीं लिया। यदि आप अपनी सलाह को एक आदेश की तरह देते हैं तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा, पर यदि आप वही सलाह इस प्रकार देते हैं कि उसे लगे कि उसके मन में पहले से ये बात थी,
तो वो उसे अपनाएगा। इंसान अपने विचारों का मालिक बनना पसंद करता है। इन्फ्लुएंस की असली शक्ति इसी में है। जब आप किसी को सटली उस दिशा में ले जाते हैं जहां पर वो खुद चलना चाहता है या जहां उसे चलना चाहिए, लेकिन उसे कभी ये महसूस नहीं होता कि आपने उसे धक्का दिया। इन्फ्लुएंस का अगला स्तर कनेक्शन से आता है। कनेक्शन किसी भी ढंग से बन सकता है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या पर्सनल सिमिलैरिटीज से। जब आप किसी को जेन्युइनली जानते हैं, उसकी परेशानियों, उसकी होप्स, उसकी डिजायर्स का सम्मान करते हैं, तो आपका असर गहरा होता है। कनेक्शन बनने के बाद इन्फ्लुएंस करना नेगोशिएशन की तरह नहीं लगता। ये एक नेचुरल फ्लो बन जाता है। लोग उस दिशा में चलने लगते हैं जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं। इन्फ्लुएंस तब सबसे अच्छा काम करता है जब सामने वाला आपके साथ सेफ महसूस करता है। इन्फ्लुएंस में एक और सटल कला है स्कैर्सिटी। चीजें या अवसर जितने रेयर होते हैं, लोग उन्हें उतना ही महत्व देते हैं। ये सिर्फ वस्तुओं पर नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। जब आप खुद को इजीली अवेलेबल बना देते हैं तो आपकी बातों का वेट कम हो जाता है, पर जब आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस और आपकी अवेलेबिलिटी बैलेंस में होती है तो लोग आपकी हर बात को सीरियस लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग उन्हीं चीजों को बड़ा मानते हैं जिन्हें पाना आसान नहीं होता। इन्फ्लुएंस की अगली परत है इमोशन के साथ मेमोरी बनाना। इंसान फैक्ट्स नहीं याद रखता, फीलिंग्स याद रखता है। अगर आपकी बात किसी इमोशन से जुड़ जाएगी, चाहे प्रेरणा, आराम, समझ, उत्साह या क्लैरिटी, तो वो सामने वाले के मन में बस जाएगी। इन्फ्लुएंस फैक्ट से नहीं, इमोशन से होता है। आपकी बात तब याद रहती है जब आप सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से बोलते हैं। इन्फ्लुएंस की एक और गहरी तकनीक है सटल लीडरशिप। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर अथॉरिटी दिखाएं, बल्कि ये कि आप दिशा दिखाएं और उसे फॉलो करने दें जिसे उसकी जरूरत है। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वो होता है जो लोगों को उनकी जर्नी में सहारा देता है, उन्हें मार्ग दिखाता है और उन्हें महसूस कराता है कि वे ये कदम स्वयं उठाना चाहते हैं। लीडरशिप और इन्फ्लुएंस हाथों में हाथ देते हैं। दोनों में फोर्स नहीं, गाइडेंस होती है। और अंत में इन्फ्लुएंस की सबसे साइलेंट पर सबसे शक्तिशाली तकनीक ऑथेंटिसिटी है। लोग नकली प्रभाव से दूर भागते हैं। इनसिंसेरिटी स्मेल होती है, और जब इंसान ये स्मेल कर लेता है, इन्फ्लुएंस तुरंत खत्म हो जाता है। पर जब आप जेन्युइन होते हैं, आपके इमोशंस साफ होते हैं, आपके इरादे साफ होते हैं, तो इन्फ्लुएंस एक नेचुरल शक्ति बन जाता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो अपने वर्ड से नहीं, अपनी प्रेजेंस से सही लगते हैं। ऑथेंटिसिटी इन्फ्लुएंस को गहराई देती है, एक स्थिरता देती है। इन्फ्लुएंस जो मजबूरी से पैदा होता है वो टिकाऊ नहीं होता। इन्फ्लुएंस जो ट्रस्ट से जन्म लेता है वो व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। इन्फ्लुएंस की ये सभी तकनीकें अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के साथ घुलकर एक ही तरह का प्रभाव पैदा करती है। जब आप किसी को समझते हैं, उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं, सही समय पर सही शब्द बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, उसे ऑनरशिप देते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तब इन्फ्लुएंस एक कला नहीं, एक स्वाभाविक शक्ति बन जाता है। इन्फ्लुएंस का असली जादू तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति महसूस करे कि आपकी बात उसे मदद कर रही है, उसे क्लैरिटी दे रही है, उसे दिशा दे रही है। इन्फ्लुएंस तब बुरा नहीं होता। इन्फ्लुएंस तब बढ़ाकर दया और समझ का रूप ले लेता है। इन्फ्लुएंस किसी को बदलने का तरीका नहीं, किसी को उसकी क्षमता दिखाने का तरीका है। और यही इस कला की सबसे सुंदर बात है। पार्ट 4, इमोशनल मैनिपुलेशन। इंसानी रिश्तों की दुनिया में भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर आप किसी इंसान की भावनाओं को समझते हैं, उसके दिल की धड़कन को महसूस करते हैं, उसके डर और उसकी इच्छाओं को पहचानते हैं, तो आप उसकी दुनिया के दरवाजे खोल लेते हैं। और जिनके पास ये चाबी आ जाती है, वे आसानी से किसी को भी भावनाओं के रास्ते प्रभावित कर सकते हैं। यही इमोशनल मैनिपुलेशन है। इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं होता
कि आपको दूसरों को चोट पहुंचानी है, ये कई रूपों में होती है। कुछ रूप बेहद सकारात्मक होते हैं, जैसे किसी को प्रेरित करना, किसी को उसकी क्षमता दिखाना, किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना, किसी के डर दूर करना। और कुछ रूप बहुत नकारात्मक होते हैं, जैसे किसी को गिल्ट फील करवाना, किसी की भावनाओं से खेलना, डर पैदा करना या उन्हें इमोशनली कमजोर बनाकर नियंत्रण करना। भावनाओं से खेलना इंसान के दिमाग पर असर करने का सबसे पुराना तरीका है। इंसान तर्क से नहीं चलता, इंसान भावनाओं से चलता है। इंसान लॉजिक नहीं सुनता, इंसान एहसास सुनता है। अगर आप किसी का दिल छू लेते हैं तो आप उसके फैसलों को भी छू लेते हैं। अगर आप किसी की भावनाओं को हिला देते हैं तो आप उसके विचारों को भी बदल देते हैं। यही कारण है कि इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे सटल, सबसे पावरफुल और सबसे गहरी कला है। कई लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण पाना आसान होता है। एक शब्द, एक आवाज का टोन, एक नजर, एक चुप्पी, ये सब किसी के मन पर गहरा असर डाल सकते हैं। सोचिए, जब कोई आपको चुप हो जाए तो कितना बेचैन कर देता है। जब कोई गुस्सा करे तो कितना डर पैदा कर देता है। और जब कोई अचानक प्यार दिखाए तो कितना सुरक्षित महसूस होता है। भावनाएं इंसान के दिमाग की स्टीयरिंग व्हील है। जहां मन जाता है वहां कदम भी चले जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन के सकारात्मक रूप वो है जहां आप किसी की भावनाओं को समझकर उसे बेहतर दिशा देते हैं। जैसे किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना, किसी डरे हुए को हिम्मत देना, किसी निराश इंसान के अंदर रोशनी भरना। यह भी एक तरह का मैनिपुलेशन है क्योंकि आप उसकी भावनाओं में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन यह बदलाव उसके भले के लिए होता है। यह मैनिपुलेशन किसी को उठाने वाला है, गिराने वाला नहीं। यह भावनाओं को दबाता नहीं है, उन्हें हील करता है। लेकिन नकारात्मक मैनिपुलेशन वह है जहां आप किसी की भावनाओं को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी की कमजोरी जानकर उसे नीचा दिखाना, किसी को गिल्ट फील करवाकर अपने हिसाब से काम करवाना, किसी को डराकर झुकाना, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाकर उसे डिपेंडेंट बनाना। यह मैनिपुलेशन किसी को उठाता नहीं बल्कि उसे कमजोर बनाता है ताकि वो आपके नियंत्रण में रहे। एक सच्चाई यह है कि हर इंसान कहीं न कहीं भावनाओं से मैनिपुलेट होता है। कभी परिवार के द्वारा, कभी दोस्तों के द्वारा, कभी पार्टनर के द्वारा, कभी समाज के द्वारा। और हम खुद भी अनजाने में कई बार दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। कभी हम प्यार दिखाकर चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही बिहेव करे जैसा हम चाहें। कभी हम दुख दिखाते हैं ताकि हमें सहानुभूति मिले। कभी हम चुप्पी का उपयोग करते हैं ताकि सामने वाला गलती मान ले। ये सब भावनात्मक खेल ही तो है। इमोशनल मैनिपुलेशन को गहराई से समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की कुछ प्रमुख भावनाएं होती हैं, जैसे प्यार, डर, गुस्सा, उम्मीद, अकेलापन, सम्मान और असुरक्षा। ये भावनाएं किसी भी इंसान के फैसलों की जड़ होती है। जब कोई प्यार चाहता है तो वो प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करता है। जब कोई डरता है तो वो डर से बचने के लिए गलत फैसले भी ले सकता है। जब कोई खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का सहारा ढूंढता है। और जब किसी को इन भावनाओं पर पकड़ मिल जाए तो वो इंसान दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। पॉजिटिव इमोशनल मैनिपुलेशन का वास्तविक उद्देश्य किसी को उस जगह पहुंचाना होता है जहां वो खुद को बेहतर महसूस करे, समझा जाए और मजबूत बने। जैसे आप किसी को ये महसूस करवाते हैं कि वो सक्षम है। आप उसे वो ऊर्जा देते हैं जो उसके अंदर सोई हुई थी। आप उसकी भावनाओं को सही दिशा देते हैं। ये मैनिपुलेशन सेवा जैसा है, चोट जैसा नहीं। ये हीलिंग है, कंट्रोलिंग नहीं। ये किसी को उठाने की कला है, गिराने की नहीं। बट नेगेटिव इमोशनल मैनिपुलेशन उससे उलट होती है। ये किसी की भावनाओं को उसकी कमजोरी की तरह इस्तेमाल करती है। इसमें व्यक्ति को इस तरह महसूस कराया जाता है कि वो गलत है, वो कम है, वो निर्भर है, उसे दूसरे की जरूरत है।
नेगेटिव मैनिपुलेशन व्यक्ति के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती है, डर पैदा करती है, गिल्ट पैदा करती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को कमजोर कर देती है। वो आजाद होकर फैसले लेने की क्षमता खो देता है और उसी व्यक्ति या माहौल पर निर्भर हो जाता है जो उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है। नेगेटिव मैनिपुलेशन में सबसे खतरनाक तरीकों में से एक है गिल्ट, यानी किसी को यह महसूस कराना कि वो गलत है, वो दोषी है और उसे अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। गिल्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान को अचानक बहुत कमजोर बना देती है। वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाता और वो खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों की बात मानने लगता है। इसी वजह से कई लोग गिल्ट का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ये मन का सबसे खतरनाक खेल है। इमोशन का अगला हथियार है फियर, डर। डर एक ऐसा बटन है जिसे दबाकर कोई भी इंसान कुछ भी करवा सकता है। समाज डर का इस्तेमाल करता है, कई रिश्ते डर का इस्तेमाल करते हैं, कई दोस्ती में भी डर छुपा रहता है। तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये सब डर ही तो है। डर इंसान से उसकी स्वतंत्रता छीन लेता है, डर उसकी आवाज बंद कर देता है। इसलिए डर सबसे पुराना मैनिपुलेशन का तरीका है। एक अन्य तरीका होता है इमोशनल रिवॉर्ड, यानी किसी को प्यार या ध्यान देकर उसे डिपेंड बनाना। जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा, आपका प्यार, आपका केयर पाने का आदी हो जाए तो आप जब चाहें उसकी भावनाओं को मोड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान वही जाता है जहां उसे सुरक्षा मिलती है। और जब कोई व्यक्ति आपके भावनात्मक सुरक्षा पर डिपेंड हो जाए तो आप उसे धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस प्यार का उपयोग किस दिशा में करते हैं। पॉजिटिव इमोशनल मैनिपुलेशन तब होती है जब आप किसी को उसकी ताकत दिखाते हैं। आप उसके अंदर सोई हुई क्षमता को जगा देते हैं, आप उसके भीतर हिम्मत भरते हैं, आप उसे प्रेरित करते हैं कि वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। यहां भी आप उसकी भावनाओं से खेल रहे हैं, लेकिन इस खेल का उद्देश्य उसकी ग्रोथ है। ये इन्फ्लुएंस अपलिफ्ट करता है, सप्रेस नहीं। नेगेटिव इमोशनल मैनिपुलेशन का एक खतरनाक रूप होता है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई व्यक्ति चुप्पी को हथियार बना लेता है, सामने वाला बेचैन होकर खुद को गलत मान लेता है, माफी मांग लेता है और धीरे धीरे ऐसा महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं। चुप्पी एक तरह की इनविजिबल पनिशमेंट है जो इंसान की आत्मा को तोड़ सकती है। ये भावनात्मक टॉर्चर का सटल रूप है। इमोशनल मैनिपुलेशन की दुनिया में एक और फेनोमेनन है पुश एंड पुल, यानी प्यार देना फिर अचानक दूर हो जाना, केयर दिखाना फिर अचानक इग्नोर करना। ये भावनाओं को झुला देता है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो कंट्रोल में आ जाता है। ये तरीका कई रिश्तों में देखा जाता है। ये व्यक्ति के मन को अस्थिर बना देता है और वो धीरे धीरे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा गलत होता है? जवाब है नहीं। अगर इसका उपयोग किसी की मदद के लिए हो, उसे मजबूत बनाने के लिए हो, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हो, तो ये पॉजिटिव शक्ति है। लेकिन अगर इसका उपयोग किसी को कमजोर, कंफ्यूज्ड, डिपेंडेंट या कंट्रोल रखने के लिए हो, तो ये नकारात्मक शक्ति है। आखिर में इमोशनल मैनिपुलेशन का इफेक्ट ये तय करता है कि वो अच्छा था या बुरा। अगर मैनिपुलेशन के बाद व्यक्ति मजबूत हो जाए, समझदार हो जाए, खुश हो जाए, आत्मविश्वासी हो जाए, तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था। अगर मैनिपुलेशन के बाद व्यक्ति टूट जाए, डरने लगे, खुद पर भरोसा खो दे, दूसरे पर निर्भर हो जाए, तो ये नकारात्मक खेल था। भावनाएं इंसान की सबसे नाजुक जगह होती है। अगर कोई वहां चोट करे तो इंसान वर्षों तक नहीं संभल पाता, लेकिन अगर कोई वहां से हीलिंग शुरू करे तो इंसान जीवन भर उसे याद रखता है। यही भावनाओं की असली ताकत है और जो इस ताकत को समझ लेता है वो दुनिया को बहुत गहराई से समझने लगता है। इमोशनल मैनिपुलेशन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपके कंट्रोल में आए। असली उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोग आपके इन्फ्लुएंस में आए।
और इन्फ्लुएंस वही होता है जो इंसान को बेहतर बनाए, न कि उसे कैद करे। इन्फ्लुएंस वो है जो किसी को खुद की जर्नी चुनने में मदद करे, खुद को समझने में मदद करे। मैनिपुलेशन का अल्टीमेट मास्टरी तब आती है जब आप किसी की भावनाओं को उठाते हैं, तोड़ते नहीं। इमोशनल मैनिपुलेशन का पॉजिटिव रूप आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसे लोग मानते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। नेगेटिव रूप आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जिससे लोग डरते हैं, लेकिन दिल से कभी सम्मान नहीं करते। ताकत इस बात में नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल कर सकें। ताकत इस बात में है कि आप किसी को समझ सकें, हील कर सकें, एम्पावर कर सकें। यही असली भावनात्मक शक्ति है और यही इमोशनल मैनिपुलेशन की सबसे उच्च कला है। पार्ट 5, रिश्तों और बिजनेस में मैनिपुलेशन का उपयोग। दुनिया में 2 जगह ऐसी है जहां मानव व्यवहार, भावनाएं और साइकोलॉजी सबसे ज्यादा टकराती है। एक है रिश्ते और दूसरा है बिजनेस। दोनों जगह इंसान एक दूसरे से उम्मीदें रखता है, एक दूसरे से चाहता है, एक दूसरे को समझना चाहता है और अनजाने में ही एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसी प्रभाव के खेल में मैनिपुलेशन का जन्म होता है। और जितना बड़ा रिश्ता, उतनी गहरी मैनिपुलेशन। जितना बड़ा बिजनेस, उतनी तेज साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज। मैनिपुलेशन को समझना और उसका उपयोग करना सही या गलत नहीं होता। उसका उद्देश्य तय करता है कि वो किस दिशा में जाएगा। ठीक वैसे जैसे चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। खुद चाकू अच्छा बुरा नहीं होता, उपयोग अच्छा या बुरा होता है। रिश्तों और बिजनेस में मैनिपुलेशन भी ऐसा ही है। एक सटल कला जो किसी को हील भी कर सकती है और हर्ट भी। सबसे पहले समझिए कि रिश्ते किसी भी इंसान की सबसे नाजुक जगह होते हैं। किसी के दिल तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन वहां चोट पहुंचाने में सिर्फ कुछ सेकंड। रिश्तों में मैनिपुलेशन अक्सर बहुत गहरे स्तर पर चलता है, जिसमें एक इंसान दूसरे की भावनाओं, आदतों, डर और उम्मीदों को समझकर उसे उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। कभी प्यार देकर, कभी नाराजगी दिखाकर, कभी चुप रहकर, कभी ध्यान देकर। यह खेल बहुत पुराना है और लगभग हर रिश्ता इसका हिस्सा बनता है, चाहे हम माने या न माने। रिश्तों में पॉजिटिव मैनिपुलेशन वो होती है जहां हम किसी को उसकी भलाई के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर कोई बुरी आदत में फंसा है और आप उसके मन में गिल्ट या प्यार जगाकर उसे सही दिशा दिखाते हैं, तो ये सकारात्मक मैनिपुलेशन है। आप उसकी भावनाओं को दबा नहीं रहे, बल्कि उन्हें सही जगह पहुंचा रहे हैं। ये नर्चरिंग है, कंट्रोलिंग नहीं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को समझदारी की तरफ धकेलने के लिए कई बार उल्टे सीधे इमोशनल डायलॉग्स कहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बच्चे की भलाई होता है। यह भी एक तरह का मैनिपुलेशन है, पर इसमें प्रेम छुपा होता है। लेकिन नेगेटिव मैनिपुलेशन तब शुरू होती है जब किसी को अपनी स्वार्थ, अपनी खुशी, अपना पावर या अपने कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई पार्टनर दूसरे को गिल्ट फील करवाता है ताकि वो उसके हिसाब से चले, या अगर कोई पति अपनी पत्नी को डराकर नियंत्रण करता है, या कोई पत्नी भावनात्मक नाटक करके अपने लिए फैसले बदलवाती है, या कोई दोस्त आपकी कमजोरी जानकर आपकी खुशी पर कंट्रोल करने लगता है। यहां मैनिपुलेशन प्यार का नहीं, कंट्रोल का खेल बन जाता है। और नियंत्रण वही टिक पाता है जहां व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट होता है। मनुष्य के रिश्तों में डिपेंडेंसी बहुत सटल होती है। हम किसी के अटेंशन पर डिपेंड होते हैं, किसी की वैलिडेशन पर डिपेंड होते हैं, किसी के प्यार पर डिपेंड होते हैं। ये डिपेंडेंसी कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक जेस्चर से हमें मैनिपुलेट कर लेता है। एक स्माइल, एक चुप्पी, एक नाराज टोन या एक फोन कॉल। हमारी भावनाएं उन संकेतों पर नाचने लगती है। रिश्तों में एक और खेल चलता है जिसे कहते हैं इमोशनल रिवॉर्ड। यानी कोई व्यक्ति आपको प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, अटेंशन देता है ताकि आप उस प्यार के आदी हो जाएं। जब आप आदी हो जाते हैं तो वो व्यक्ति उस प्यार का उपयोग आपके बिहेवियर को बदलने के लिए करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है,
जैसे कोई आपको मोटिवेट करने के लिए प्यार और सपोर्ट देता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कोई आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए प्यार को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर कोई रिश्ता आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, आपकी सोच को खोलता है, तो वहां पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस चल रहा है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको हर दिन छोटा महसूस करवाता है, आपको गिल्ट में रखता है, आपको कमजोर और डिपेंडेंट बनाता है, तो वहां नेगेटिव मैनिपुलेशन चल रही है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की दुनिया में साइकोलॉजी हर पल काम करती है। यहां लोग आपकी भावनाओं को नहीं, आपकी जरूरतों, आपके डर, आपकी इच्छाओं और आपके पैसे को समझते हैं। बिजनेस में मैनिपुलेशन को स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ये कम सटल और ज्यादा कैलकुलेटेड होती है। जहां रिश्तों में दिल का खेल चलता है, वही बिजनेस में दिमाग का खेल चलता है। लेकिन दोनों जगहों पर उद्देश्य एक ही होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। बिजनेस में मैनिपुलेशन के पॉजिटिव रूप वो है जो ग्राहक को वैल्यू देते हैं, जैसे आपको प्रेरित करना कि आप अपनी जरूरतों को पहचानें, आपको समझाना कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस से आपकी जिंदगी आसान हो सकती है, आपको ऐसी जानकारी देना जो आपके फैसले बेहतर बनाए। ये सब इन्फ्लुएंस है, और अगर इसमें ऑनेस्टी है, वैल्यू है और कस्टमर की ग्रोथ है, तो ये पॉजिटिव मैनिपुलेशन है। लेकिन नेगेटिव मैनिपुलेशन बिजनेस में बहुत कॉमन है, जैसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए डर पैदा करना, झूठे वादे करना, फेक अर्जेंसी बनाना, या ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके इस्तेमाल करना जिससे ग्राहक फैसला लेने पर मजबूर हो जाए। मार्केटिंग की दुनिया में ये हर रोज होता है और लोग इसे मैनिपुलेट होने का एहसास भी नहीं करते। बिजनेस मैनिपुलेशन का सबसे सटल खेल ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। जब कोई बिजनेसमैन आपका विश्वास जीत लेता है, आपकी लैंग्वेज समझ लेता है, आपकी जरूरतें पहचान लेता है, तब वो आपके डिसीजंस को आसानी से मोड़ सकता है। वो जानता है कि आप किस बात से ट्रिगर होते हैं, किस इमोशन से ज्यादा प्रभावित होते हैं और किस प्रॉमिस से आप जल्दी मान जाते हैं। बिजनेस में एक और बड़ी मैनिपुलेशन चलती है, स्टेटस की। हर इंसान किसी न किसी सोशल इमेज का भूखा होता है। बिजनेस इसी हंगर को समझकर प्रोडक्ट्स को स्टेटस सिंबल्स में बदलता है। लोग पैसे प्रोडक्ट के लिए नहीं देते, लोग पैसे उस इमोशन के लिए देते हैं जो प्रोडक्ट उन्हें महसूस करवाता है। ये प्योर इमोशनल मैनिपुलेशन है, बट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म। रिश्तों में मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा कारण इनसिक्योरिटी होती है। डर कि कहीं दूसरा इंसान हमें छोड़ न दे, कहीं वो हमें प्रेम न दे, कहीं वो हमें न समझे। इसलिए हम उसके बिहेवियर को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगता है कि सामने वाला दूर जा रहा है, हम भावनात्मक रूप से उसे वापस खींचने का तरीका ढूंढते हैं। ये अनजाना लेकिन नेचुरल मैनिपुलेशन है। बिजनेस में मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा कारण कंपटीशन होता है। हर ब्रांड चाहता है कि ग्राहक उसे चुने, कॉम्पेटिटर को नहीं। इसलिए वो ऐसे तरीके अपनाता है जो लोगों की भावनाओं को ट्रिगर करें, कभी डर से, कभी इच्छा से, कभी आकर्षण से, कभी आदत से। रिश्तों में मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप होता है इमोशनल डिपेंडेंसी, और बिजनेस में इसका इक्विवेलेंट होता है कस्टमर लॉयल्टी, जहां व्यक्ति अपने आप सोच भी नहीं पाता कि उसके पास और भी विकल्प है। दोनों जगह लॉजिक नहीं चलता, इमोशंस चलते हैं। रिश्तों में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ट्रस्ट बनाता है, बिजनेस में भी ट्रस्ट बनाता है। रिश्तों में नेगेटिव मैनिपुलेशन ट्रस्ट को नष्ट करता है, बिजनेस में नेगेटिव मैनिपुलेशन ब्रांड को नष्ट कर देती है। आखिर में मैनिपुलेशन का असली अर्थ सिर्फ इतना है, आप किसी की साइकोलॉजी को कितनी गहराई से समझते हैं और उस समझ का उपयोग किस दिशा में करते हैं। यदि आप उस समझ का उपयोग किसी को बेहतर बनाने, प्रेरित करने, हीलिंग देने और सही दिशा दिखाने के लिए करते हैं, तो ये कला आपका संबंध मजबूत करेगी, आपका बिजनेस बढ़ाएगी और आपकी पहचान बनाएगी। लेकिन यदि आप इस कला का उपयोग नियंत्रण, स्वार्थ, डोमिनेशन या दूसरों को कमजोर करने के लिए करते हैं, तो ये कला एक दिन वही लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। क्योंकि नेगेटिव मैनिपुलेशन हमेशा उल्टा पड़ता है।
जो दूसरों को इमोशनली कमजोर करता है वो खुद भी अंदर से कमजोर होता है। रिश्ते और बिजनेस दोनों में इन्फ्लुएंस एक आवश्यकता है, लेकिन एथिकल इन्फ्लुएंस हमेशा वैल्यू बढ़ाता है। अनएथिकल मैनिपुलेशन हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्चा मास्टरी वही है जहां आप लोगों की साइकोलॉजी को समझें, लोगों की भावनाओं को महसूस करें, लोगों के बिहेवियर को पहचानें और फिर उस समझ का उपयोग ऐसे करें जिससे दोनों तरफ ग्रोथ हो। जहां कंट्रोल नहीं, कनेक्शन हो। जहां दबाव नहीं, डायरेक्शन हो। जहां बेनिफिट सिर्फ आपका नहीं, सामने वाले का भी हो। यही मैनिपुलेशन की उच्चतम स्थिति है, जो किसी को कैद नहीं करती, किसी को आजाद करती है। तो दोस्तों, ये थी दी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की हमारी पूरी यात्रा, लोगों को समझने से लेकर उनके व्यवहार को पढ़ने तक, भावनाओं को पहचानने से लेकर रिश्तों और बिजनेस में इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल तक, और अंत में मैनिपुलेशन के संतुलन को पकड़ने तक। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आप अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जो दूसरों को समझते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और अपने वर्ड्स का इस्तेमाल हीलिंग की तरह करते हैं, न कि हथियार की तरह। इस पूरी किताब से सिर्फ एक बात दिल में रखिए, ताकत का सही उपयोग हमेशा किसी को ऊपर उठाने में होता है, किसी को नीचे गिराने में नहीं।